हेलो एवरीवन, आज हम आपके साथ सीबीएसई का लेटेस्ट सैंपल पेपर डिस्कस करेंगे और इस सैंपल पेपर को कंप्लीट डिस्कस करने के लिए हमें टोटल 2 सेशन लगेंगे। एक सेशन अभी आप देख रहे हैं और दूसरा सेशन आपको आने वाले कमिंग डेज में देखने को मिलेगा। आज के सेशन में मैं आपके साथ पार्ट ए यानी कि सेक्शन 1 और सेक्शन 2 को अच्छे से कंप्लीट कर दूंगा, जिसके अंदर केस स्टडी भी इन्वॉल्व है। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो सेशन। देखिए जी, जैसा कि मैंने आपको कहा कि आज मैं आपके साथ पार्ट ए डिस्कस करने जा रहा हूं। पार्ट ए में 2 सेक्शन है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 में आपको 16 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इन 16 क्वेश्चन के अंदर आपको 5 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस दी जाएगी और फिर करेंगे सेक्शन 2। सेक्शन 2 के अंदर 4 केस स्टडी होंगी। 4 केस स्टडी के अंदर ध्यान रखिएगा, इनके अंदर हर एक केस स्टडी के अंदर टोटल 5 पार्ट्स दिए गए हैं, 5 सब पार्ट दिए गए हैं। तो आपको उन 5 में से टोटल 4 अटेम्प्ट करने हैं। मैं अभी आपको वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रहा हूं तो पांचों के पांचों सोल्व करवाऊंगा, लेकिन एग्जाम में आप ध्यान रखिएगा कि आपको कोई से 4 सोल्व करने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, चैप्टर नंबर 1 से लिया गया है, चॉइस में दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अगर x इंटू वाई 180 है और इनका HCF 3 है तो एलसीएम बताओ। वेरी वेरी सिंपल टास्क, आपको 180 को 3 से डिवाइड करना है। तो हम जब 180 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 60 आएगा। तो हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 60। सेकंड पार्ट कहता है कि बताइए कि गिवन एक्सप्रेशन जो है वो कितने प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा। तो आपको पता होना चाहिए मैक्सिमम पावर के बाद टर्मिनेट होता है। मैक्सिमम पावर इसके अंदर 4 है तो सेकंड का आंसर बन जाएगा आफ्टर 4 प्लेसेस। वेरी 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 सिंपल। सेकंड क्वेश्चन कहता है के की वैल्यू बता दो। के की वैल्यू बताने के लिए आपको इस पोलिनोमियल के, दिस इज द पोलिनोमियल, आपको इस पोलिनोमियल के सम ऑफ जीरोस की वैल्यू दे रखी है 3। तो आप और मैं दोनों जानते हैं कि सम ऑफ जीरोस एस ओ जेड क्वेश्चन में दिया हुआ है 3। अगर हम पोलिनोमियल से नोट करेंगे तो बनेगा माइनस बी अपॉन ए, इसको इक्वेट करेंगे 3 से। अगर मैं इसको कंपेयर करूं जनरल फॉर्म से तो ए बी और सी की वैल्यू आएगी। तो आप लिख सकते हो ए की वैल्यू यहाँ पे 3 है, बी की वैल्यू यहाँ पर माइनस के है और सी की वैल्यू यहाँ पर 6 है। हमें माइनस बी अपॉन ए लिखना है, सो माइनस ऑफ माइनस के अपॉन 3 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 3। माइनस एंड माइनस कैंसिल होगा, सो के इज इक्वल टू 9। बताइए क्या इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो सकता है। स्टैंडर्ड मैथ्स का इन नाम सुनते ही बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं कि सर ये क्या, स्टैंडर्ड मैथ्स का बहुत मुश्किल होता है, स्टैंडर्ड मैथ्स बहुत मुश्किल होती है। अभी हमने 2 क्वेश्चन सोल्व करे हैं, मेरे हिसाब से तो कोई क्वेश्चन मुश्किल आया नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। तो आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो आप खुद भी नेगेटिव बन जाओगे, तो ऑलवेज रिमेन्स पॉजिटिव। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन कहता है के की वैल्यू बता दो। के की वैल्यू बताओ अगर इन दोनों इक्वेशंस के कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। अरे भाई, अगर इनके कोई भी सॉल्यूशन नहीं है इसका मतलब ये पैरेलल लाइंस हैं। पैरेलल लाइंस के अंदर कंडीशन होती है a1 बाय a2 इक्वल रहेगा b1 बाय b2 के, बट ये दोनों इक्वल नहीं रहेगा c1 बाय c2 के। तो आप यहाँ पे देखो a1 की वैल्यू 3 है, b1 की वैल्यू 1 है और c1 की वैल्यू 3 है। सेकंड में देखो A2 की वैल्यू 6 है, B2 की वैल्यू K है और C2 की वैल्यू 8 है। तो आप यहाँ पे पुट कर दो इन सब की वैल्यू। मैंने आपको अभी बताया है A1 की वैल्यू 3 है, B1 की वैल्यू 1 है और C1 की वैल्यू 3 है। A2 की वैल्यू 6 है, B2 की वैल्यू K है और अपने C2 की वैल्यू 8 है। इन सबको डिवाइड करो, कंडीशन में पुट करो, आंसर आ जाएगा आपके पास। देखो हमें K की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इन फर्स्ट 2 को कंपेयर कर लेंगे, अपना आंसर बन जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि 1/2 इज इक्वल टू 1/k। सिंपल सिंपल के की वैल्यू 2 आ गई। बताओ इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता यार, है ना। फोर्थ क्वेश्चन देखो, कहता है जो ऊपर स्टेटमेंट लिखी है ना उसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करके लिख दो। सिर्फ लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करके लिख दो। तो मान लेते हैं कि भैया एक चेयर और एक टेबल की कॉस्ट x और y है, सो लेट कॉस्ट ऑफ वन चेयर इज इक्वल टू x। अब देखो जो कॉस्ट होती है वो अमाउंट में होती है, कुछ अमाउंट रहा होगा तो लिखेंगे रुपीज x, एंड यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वन, दूसरा है टेबल, सो कॉस्ट ऑफ वन टेबल इज इक्वल टू रुपीज वाई। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है अगर आप 3 चेयर और 1 टेबल परचेज करोगे तो आपको 1500 पे करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 चेयर्स परचेज करी है तो 3x, एक टेबल परचेज करी है तो y,
इक्वल टू में कितना पे करा, 1500 पे करा, ये पहली इक्वेशन आ गई। आगे लिखा हुआ है अगर आप 6 चेयर परचेस करो तो 6x, एक टेबल परचेस करो तो y, आपको देने पड़ेंगे 2400, तो आप यहाँ पे लिख दो 2400। वेरी 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 सिंपल टास्क, बोलो हाँ या ना। यह आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। इतना ही हमें क्वेश्चन में बताना था, लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना था, हमने कर दिया। फिफ्थ क्वेश्चन चैप्टर 5 का है, चॉइस में दिया हुआ है। अगर आप मेरी मानो तो इसके अंदर सेकंड वाला पार्ट ज्यादा इजी है, लेकिन मैं भी आपको दोनों सोल्व करवाता हूँ। फर्स्ट वाला पार्ट कह रहा है इस एपी का कौन सी टर्म जीरो होगी, तो आप यहाँ पे लिख दो ए एन की वैल्यू हमें बोली हुई है जीरो। ए एन का फॉर्मूला लिख दो ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी बराबर जीरो। ए की वैल्यू देखो वहां पे कितनी है, 27 है। कॉमन डिफरेंस देखो कितना है, दोनों को माइनस करोगे -3 आ जाएगा। तो ए की जगह पे आप यहाँ पे लिखेंगे 27 प्लस एन माइनस वन सेम रहेगा। कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू है -3, इक्वेट कर दो जीरो से। ठीक है भाई, 27 प्लस का है, यहाँ पे जाके माइनस होगा, सो -27 आ जाएगा। यह आएगा -3 मल्टीप्लाई बाय एन माइनस वन। -3 और -27 कट होकर n माइनस वन बराबर 9 बना देगा। तो आपके आंसर आ गया n इक्वल टू 10, यानी कि उस एपी की जो 10th टर्म होगी वो जीरो होगी। इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन कह रहा है अगर an की वैल्यू 4 है तो आप मुझे बताओ क्वेश्चन में n कितना लिखा हुआ है, देखो n 7 लिखा हुआ है, तो पहले यहाँ पे लिख दो a7 इक्वल टू 4। अब आप क्वेश्चन को बिना पढ़े यहाँ पे ये लिखो कि a7 को हम लिखते क्या है, तो a7 को हम a प्लस में 6d लिखते हैं, विच इज ऑल्सो इक्वल टू 4। अब आपको a और d में से एक चीज और गिवन है, देखो यहाँ पे d माइनस 4, तो a अपनी जगह पे रहने दो, प्लस 6 मल्टीप्लाई -4 इक्वल टू में 4। आप लिखोगे a, यहाँ पे माइनस आएगा, a माइनस में 24 इज इक्वल टू 4, यानी कि a इज इक्वल टू 4 प्लस 24, यानी कि a इज इक्वल टू 28। बताओ यार, इतने छोटे छोटे और आसान आसान लेवल के क्वेश्चन है। और देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5 का जो मैंने आपको अभी सॉल्यूशन करवाया है, तो सैंपल पेपर में इसके और वाले पार्ट का आंसर गलत दिया हुआ है, -28 नहीं होगा इसके अंदर, क्योंकि आप देखो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू बनेगी -24, और ये -24 जब अपोजिट साइड जाएगा तो बन जाएगा प्लस। तो इस 24 में 4 प्लस करेंगे तो आंसर बनेगा 28। यहाँ पर ये माइनस इन्होंने गलती से लगा दिया, तो जब आप आंसर की चेक करेंगे तो अपने आंसर की में क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट को करेक्ट कर लेना, आंसर बनेगा प्लस का 28। ठीक है भाई, चलो फिर देखो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि k की वैल्यू बताओ। कितना आसान क्वेश्चन है। कंडीशन दे रखी है कि इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं, इसका मतलब ये है भैया कि d की वैल्यू क्वेश्चन में जीरो बोल रहा है। अगर d की वैल्यू जीरो है तो इसका मतलब है b स्क्वायर माइनस में 4ac की वैल्यू जीरो है। इस इक्वेशन में से a b और c की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो a की वैल्यू बन जाएगी 9, b की वैल्यू बन जाएगी 6k, और c की वैल्यू बन जाएगी 4। तो b की जगह पे यहाँ पे लिखेंगे 6k का होल स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई a की जगह पे 9, c की जगह पे 4 इक्वल टू 0। 6k का स्क्वायर करेंगे तो 36k स्क्वायर बन जाएगा ये। अरे बोलो हाँ या ना। 4 को 4 से यहाँ इसको मल्टीप्लाई रहने देते हैं, इसको अपोजिट साइड ऐसे लिख देते हैं 4 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, माइनस जो है यहाँ पे आगे प्लस हो गया। फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो कि जो k स्क्वायर की वैल्यू बनेगी वो बनेगी 4 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 4 अपॉन में 36। तो ये आप इसको कट कर दो। अब 9 वन जा 9 होता है, 9 फोर जा 36 होता है, 4 से 4 कट हो जाएगा। देखो हमने मल्टीप्लाई इसलिए नहीं करा क्योंकि 36 4 9 और 4 आपस में कैंसिल हो रहे थे। ठीक है, तो आपने यहाँ से फाइंड कर लिया कि k स्क्वायर की वैल्यू 4 है। जब भी ऊपर डिग्री 2 आएगी, ध्यान रखना दो आंसर आएंगे, तो आप यहाँ लिखेंगे k इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 4, यानी कि k इज इक्वल टू प्लस माइनस आंसर आएगा 2। ओके, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर अगर हम ये प्लस माइनस लगाना भूल गए तो भाई टीचर आपको नंबर देना भूल जाएगा। सिंपल सी बात है, ध्यान रखना बस कि अगर अपने पास ये k स्क्वायर होगा यानी कि डिग्री 2 होगा तो आंसर दो आएंगे, एक प्लस आएगा एक माइनस आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 चॉइस का क्वेश्चन है। 7 का फर्स्ट पार्ट कहता है कि इस इक्वेशन को सोल्व करो। बहुत ही आसान है क्वेश्चन को सोल्व करना, 10 के फैक्टर बनाने हैं, प्लस करने पर 7 आ जाए। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 5 और 2 बनेंगे फैक्टर, 5x प्लस में 2x प्लस में 10 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू पार्ट्स में से कॉमन ले लो, x ब्रैकेट में आएगा x प्लस 5, आगे से कॉमन ले लो 2 ब्रैकेट में आएगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। x प्लस 5 और x प्लस 5 कॉमन ले लो, तो सेकंड वाले ब्रैकेट में आएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0।
आप यहाँ पे लिख दो x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -5, वेरी वेरी गुड। फिर x प्लस 2 इक्वल टू 0, यहाँ पे लिख दो x इक्वल टू -2, वेरी वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इस इक्वेशन में से a की वैल्यू बताओ क्या है। अगर इसके नो रियल रूट्स हैं, नो रियल रूट्स का मतलब d नेगेटिव है और d नेगेटिव का मतलब d लेस देन 0 है। वही सेम कंसेप्ट लगाएंगे, बी स्क्वायर -4ac लेस देन 0 है। बी और ए और सी की वैल्यू यहां से निकल कर आएगी। तो अब आप मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, मैं एक बार पेन कलर चेंज करता हूं ताकि आपको समझा पाऊं। देखो, हमने अपने इस वाले फॉर्मूले में भी ए बी और सी स्मॉल लेटर्स में लिखे हैं और यहाँ पर जो हमें फाइंड करना है वो भी स्मॉल लेटर्स में है। तो बेटर है कि हम अपने इन स्मॉल लेटर्स को कैपिटल लेटर से डिनोट कर दें। तो कैपिटल बी स्क्वायर -4ac लेस देन 0। अब यहां से हम कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी निकालेंगे, ठीक है। वरना टीचर और आप खुद, टीचर को तो छोड़ो, आप खुद कंफ्यूज हो जाते हो कि ऊपर भी स्मॉल ए है, यहाँ पर भी स्मॉल ए है, तो क्या करा जाए। तो ये करा जाए, फॉर्मूले के अंदर जो हमें लेटर्स का यूज करना है उसको कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो ए की वैल्यू बन जाएगी अपने पास 30a, बी की वैल्यू बन जाएगी -6, सी की वैल्यू बन जाएगी +1। यहाँ पे पुट कर दो। बी की जगह पर लिखना है माइनस में 6 का स्क्वायर, -4 मल्टीप्लाई ए की जगह पर लिखना है हमें 30a और सी की जगह पर लिखना है हमें 1 लेस देन 0 रहेगा। यह आएगा अपने पास 36, ठीक है। अब देखो, ये वाली वैल्यू जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में अपोजिट साइड लेके गया था, इसको यहाँ पर अपोजिट साइड ले जाओ। बल्कि आप यहाँ पे इस 1 को रिमूव कर दो, क्योंकि 1 को मल्टीप्लाई करने पे तो वैल्यू सेम रहेगी। तो ये नेगेटिव नंबर वहां पर जाके पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। तो 36 लेस देन 4 मल्टीप्लाई बाय 30a आ गया, 4 मल्टीप्लाई बाय 30a आ गया। हमें चाहिए a की वैल्यू, तो 4 मल्टीप्लाई 30 जो है वो 36 के डिवाइड में आएगा। और जरा ध्यान देखो, a के सामने ये वाला जो साइन है, मतलब ये जो भी आप इस साइन को रीड करोगे, लेस देन, ग्रेटर देन, जो भी आप पढ़ोगे, आपको इसको पढ़ना इस तरह से है कि ए की तरफ चोंच ओपन है, तो ए की तरफ चोंच अभी भी ओपन ही रहेगी, ठीक है। ये जो इसका इस वाले साइन का जो मुंह है, फेस है, वो ए के साथ में ओपन हो रखा है, तो हमें यहाँ पर ए के साथ में ओपन करके लिखना पड़ेगा। बाकी और कुछ आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सोल्व कर दो। 36 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई बाय 30, तो ये कट गया, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 9 और 30 कटेंगे नहीं, तो आंसर बनेगा a ग्रेटर देन 9/30। a की वैल्यू हमेशा 9/30 से बड़ी रहने वाली है। बहुत ही सिंपल था। जस्ट यहाँ पर ये ध्यान रखना, मैं यहाँ पे स्टार लगा रहा हूँ, a की तरफ ये फेस जो है वो ओपन रहेगा और ये वाला यहाँ पे साइन बन जाएगा ग्रेटर का, a ग्रेटर देन 9/30। सही है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो। फिगर थोड़ी सी क्लियर नहीं है, मैं यहाँ पे नाम इनके दोबारा लिख देता हूं। ये वाला पॉइंट यहाँ पे P दिया हुआ है, ये वाला यहाँ पे L है, ये वाला यहाँ पर N है, ये वाला यहाँ पर M है, यहाँ पर T है और यहाँ पर ये Q है, ठीक है। PQ की वैल्यू 28 है। आपको पेरीमीटर बताना है ट्रायंगल का। देखो भाई, एक सिंपल सा शॉर्टकट होता है। सेम फिगर में ट्रायंगल का जो पेरीमीटर बनता है वो 2 मल्टीप्लाई बाय गिवन साइड होती है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 28 यानी कि 56 इसका आंसर होगा। आपको मैं वेरीफाई करवा देता हूं, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो, अगर हमें ट्रायंगल PLM का पेरीमीटर फाइंड करना है तो इसका पेरीमीटर क्या बनेगा भाई, सम ऑफ ऑल साइड्स बनेंगी, यानी कि PL प्लस में LM प्लस में PM बनेगा। से यस और नो, एवरीबडी सेइंग इज यस, वेरी गुड। अब आप ये देखो, यहाँ पर जो ये PL वाली लाइन है, क्या मैं PL वाली लाइन को ऐसा करके लिख दूं कि ये जो PL वाली लाइन है ये PQ माइनस में LQ के बराबर है। मैंने इसको चेंज करा, जो पूरी PL है, छोटी वाली ये वाली जहां पे मैंने अभी लाइनें लगा रखी हैं, जो PL है वो कंप्लीट PQ में से अगर हम LQ माइनस करेंगे तो वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। इस LM को आप देखो क्या लिख सकते हो, LM को हम लिख सकते हैं यहाँ से LN और MN दोनों का सम। तो LM इज इक्वल टू LN प्लस में LM। इसी तरह PM को भी चेंज करेंगे। देखो यहाँ पे PM ऊपर छोटी वाली साइड है, तो PM को आप लिख सकते हो PT माइनस में MT, ठीक है भाई। अब यहाँ पे हम टेंजेंट कंसेप्ट लगाएंगे। तो आप यहाँ पे देखो, फ्रॉम P, अगर P पॉइंट से देखें तो दो टेंजेंट हैं, एक PQ है और एक PT है, दोनों बराबर रहेंगे। इसी तरह आप ध्यान से देखो फिगर के अंदर, फ्रॉम L पॉइंट से एक LN टेंजेंट है, एक LQ टेंजेंट है, बराबर रहेंगे।
इसी तरह आप ध्यान से देखो, फ्रॉम एम, एम वाले पॉइंट से एम एन टेंजेंट है और एम टी टेंजेंट है, दोनों बराबर रहेंगे। तो यहाँ पे इन सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, पी क्यू को पी क्यू रहने दो, ठीक है। पी क्यू किसकी इक्वल है, पीटी के इक्वल है, तो यहाँ पे पीटी को चेंज कर दो, पी क्यू बन जाएगा, पीटी को चेंज करके पी क्यू बना दिया। एल क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, एल क्यू को हम एल एन लिख सकते हैं, तो एल क्यू को चेंज करके एल एन कर दो, यहाँ पर ये प्लस का एल एन रहने दो। एल एम को हम क्या लिख सकते हैं, वेयर इज एल एम, मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, एल एम नहीं आएगा, एन एम आएगा। मैंने बोला तो सही था, एल एन प्लस में एन एम लिख, मैंने गलत दिया। तो एन एम या फिर एम एन जो है वो एम टी के बराबर है, इसको आप चेंज करके यहाँ पे लिख दो एम टी, ठीक है भाई। और ये माइनस वाला एम टी सेम रहेगा। तो जरा ध्यान से देखो यार, सब तो कट कट आ गया, एल एन कैंसिल हो गया, एम टी कैंसिल हो गया, पी क्यू टू पी क्यू हो गया। वही मैंने आपको बताया था, 2 को मल्टीप्लाई कर दो गिवन साइड से, तो ये 28 है, यानी कि आंसर बन गया 56। तो मेरे भाई, चाहे आप ऐसे ऊपर वाला कर लो, चाहे आप ऐसे ये डिटेल मेथड कर लो। वैसे ये डिटेल मेथड जो करा है ना, ये 2 नंबर के क्वेश्चन में करते हैं, 1 नंबर के क्वेश्चन में नहीं करते। तो आप ये ऊपर वाला कर देना, आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है भाई। चलो 9 क्वेश्चन करेंगे। 9 क्वेश्चन के अंदर हमें फिगर बनानी पड़ेगी। क्वेश्चन कह रहा है भैया, दो टेंजेंट जो है वो एक दूसरे के साथ में 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है। इसका यहाँ पे छोटा सा फिगर बनाते हैं, सर्कल है, ठीक है। ये हमने इन 2 टेंजेंट बना दी, सर्कल के साथ 2 टेंजेंट है, टेंजेंट के बीच में ये वाला एंगल हमें दिया हुआ है 60 डिग्री। रेडियस हमें क्वेश्चन में दी हुई है 3 सेंटीमीटर, तो ये इस तरह से रेडियस आ गई 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन कह रहा है भैया, लेंथ ऑफ टेंजेंट बताओ। हमें मान लेते हैं कि ये वाली वैल्यू एल है, तो हमें एल की वैल्यू बतानी है। आप और मैं दोनों जानते हैं कि भैया रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। अगर मैं इस रेडियस वाले पॉइंट को यहाँ पे ऐसे ज्वाइंट कर दूं, ठीक है, तो जैसे ही हम इसको ज्वाइंट करेंगे तो ये जो 60 डिग्री का एंगल है ना, ये हाफ हाफ पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो ये नीचे वाला जो एंगल है ना, ये बन जाएगा 30 डिग्री का। अब मैं इस ट्रायंगल को दोबारा आपके सामने बना रहा हूँ, देखो ये रेडियस है 3 सेंटीमीटर की, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट एल हमें फाइंड करनी है, और ये मैंने जो लाइन ज्वाइंट करी थी वहां से ये एंगल आया था 30 डिग्री का, सही है भाई। ये है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल। अब आप मुझे बताओ, इस ट्रायंगल को देखकर क्या आपको चैप्टर नंबर 9 की याद आ रही है? से यस और नो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो बता दो। इस ट्रायंगल को देखकर चैप्टर 9 की याद आ रही है या नहीं आ रही? अगर याद आ रही है तो यहाँ पे कंसेप्ट लगा दो tan 30 का, ठीक है भाई। tan 30 की वैल्यू क्या बनेगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 दे रखी है, बेस l आपको फाइंड करना है। tan 30 की जगह पे आएगा 1/√3 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 3 अपॉन में l। तो रहा क्या गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, l इज इक्वल टू 3√3, आंसर आ गया यार। एकदम लड्डू लेवल क्वेश्चन। क्वेश्चन था चैप्टर 10 का, लेकिन कंसेप्ट यूज हुआ चैप्टर नंबर 9 का। तो एकदम ध्यान से हमें क्वेश्चन को करना है भाई, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सोल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका और वाला पार्ट कहता है, पी क्यू टेंजेंट है एक सर्कल पर। चलो पहले इसको बना लेते हैं। ये अपने हमने एक सर्कल बनाया, और पी क्यू टेंजेंट को यहाँ पे ऐसे बना देते हैं, बन जा भाई। ये हमने बना दिया भैया, पी क्यू टेंजेंट है, ठीक है भाई। विद ए सेंटर ओ, सर्कल का सेंटर ओ है। अच्छा यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, एट पॉइंट पी। एट पॉइंट पी का मतलब वो है टेंजेंट और सर्कल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, ये वाला कॉमन कॉन्टेक्ट पॉइंट है, ये वाला पॉइंट पी है। और बाहर आप यहाँ पे लिख दो क्यू। ओ पी क्यू इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अच्छा, ये ओ पी क्यू एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो यहाँ पे इस तरह से लिख दो आप, आइसोसेलेस ट्रायंगल आ जाएगा ये। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया ओ क्यू पी की वैल्यू बताओ। वेयर इज ओ क्यू पी, ये वाला बताना है हमें, ओ क्यू पी कितना होगा, ठीक है। अच्छा यार, आप मुझे ये बताओ, रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है ना यहाँ पर, ये वाला एंगल तो 90 डिग्री का होगा। इस 90 डिग्री को छोड़कर रिमेनिंग 2 एंगल बचेंगे, उनका सम भी 90 डिग्री का होगा। बताओ जरा, इसको ले लेता हूं मैं ए, इसको ले लेता हूं मैं बी, ठीक है। तो ए प्लस बी दोनों का सम कितना होगा मेरे दोस्त, 90 डिग्री होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो ट्रायंगल है ना, दिस ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका मतलब ये है कि एंगल ए और एंगल बी तो बराबर है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो a प्लस ए इज इक्वल टू में 90,
यानी कि 2a इज इक्वल टू में 90, यानी कि a इज इक्वल टू में 45, और आप यहाँ पे फिर लिख दो हमें एंगल चाहिए था OQP, सो एंगल OQP इज इक्वल टू ऑल्सो 45 डिग्री। बताओ आपको कोई डाउट? अगर मैं इन दोनों क्वेश्चन में चुनाव करने की बात करूं तो इसका सेकंड वाला क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप अपने पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आए तो उसको अटेम्प्ट कर लेना। ऊपर वाला हो सकता है कि कुछ बच्चों को करने में दिक्कत महसूस हो, लेकिन अगर वो प्रैक्टिस कर लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका सेकंड वाला पार्ट इजी था, मैं दोबारा फटाफट एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक हमें टेंजेंट बनानी थी PQ, रेडियस हमें सर्कल सर्कल का सेंटर था O, एक इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट था एट पॉइंट P, तो सर्कल और टेंजेंट का कॉमन पॉइंट P बनेगा। Q बाहर की तरफ आ गया। हम जानते हैं कि रेडियस और टेंजेंट पे 90 डिग्री का एंगल होता है, तो हमने यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल लिख दिया। उसके बाद रिमेनिंग दो एंगल्स को हमने A और B मान लिया। ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो एक 90 है तो रिमेनिंग दो का सम भी 90 होगा। और आइसोसेलेस ट्रायंगल होने की वजह से ये दोनों बराबर हैं, और अगर ये दोनों बराबर हैं तो a प्लस ए हमने सोल्व करा 45 आ गया, तो OQP वाला भी हमारा आंसर आ गया 45 डिग्री। वेरी 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 सिंपल। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है एक ट्रायंगल है ABC। पहले फटाफट से ट्रायंगल बना दो इस तरह से ABC। दिस ट्रायंगल इज ABC। D एंड E आर द पॉइंट। अच्छा जी, भैया देखो जो D पॉइंट है वो AB पर है, तो आप यहाँ पे लिख दो जो D पॉइंट है वो AB पर है, और जो E पॉइंट है वो AC पर है। यहाँ पे लिख दो इधर जो E पॉइंट है वो AC पर है। सच डैट DE पैरेलल BC, DE जो है वो BC के पैरेलल है। बहुत बढ़िया बात है। AE की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, AD की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, वेरी गुड। BD की वैल्यू 4.5 सेंटीमीटर है, वेरी वेरी गुड। हमें बताना है CE की वैल्यू क्या है। अरे यार, ये CE की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। मान लेते हैं ये X है। सिंपल सिंपल सभी बच्चों को नजर आ रहा है कि सर इसके अंदर तो BPT लगेगा, तो BPT अप्लाई कर दो। BPT कहता है दिस साइड डिवाइडेड बाय दिस साइड, यानी कि 3 डिवाइडेड बाय 4.5 ऑलवेज इक्वल टू दिस साइड डिवाइडेड बाय दिस साइड, यानी कि 2 डिवाइडेड बाय x। यहाँ पे पॉइंट रिमूव करो, ऊपर 30 लिख दो। 2 1 जा 2 होता है, 2 15 जा 30 होता है, 15 1 जा 15 होता है, 15 3 जा 45 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x बराबर 3 आ गया। यूनिट है सेंटीमीटर, तो भाई x की वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर। इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है भैया रेशो बताओ जिस रेशो में पॉइंट सी ने ए बी को डिवाइड करा। वेरी सिंपल यार, ये ए बी हमें लाइन दे रखी है, सी वाला पॉइंट ये रहा। अब आप ये चेक कर लो कि नीचे कितने पॉइंट्स हैं और ऊपर कितने पॉइंट्स हैं। नीचे वाले पॉइंट्स को पहले लिखना है, ऊपर वाले पॉइंट्स को बाद में लिखना है। तो A1 A2 A3 से लेके A8 तक गया हुआ है, तो रेशो बनेगी 8:2। ऊपर वाले पॉइंट 5 तक हैं तो 8:5। बताओ यार कोई डाउट है क्या आपको? नीचे वाले पॉइंट्स को काउंट करो 8 है, ऊपर वाले पॉइंट्स को काउंट करो 5 है, तो 8:5 अपना आंसर होगा। इसको ऐसा मत लिखना कि 5:8 करके लिख दो, गलत हो जाएगा। जो नीचे वाला होगा उसको पहले लिखेंगे, जो ऊपर वाला होगा उसको बाद में लिखेंगे, ठीक है भाई। 8:5 आंसर गलत बनेगा, 5:8 इज करेक्ट आंसर। देखो फिर क्वेश्चन नंबर 12 बहुत आसान है। कहता है साइन ए प्लस कॉस बी 1 है अगर ए की वैल्यू 30 है। बी इज एन एक्यूट एंगल, यानी कि हम जब बी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो 90 से छोटा एंगल आएगा। तो बताओ बी की वैल्यू क्या है। तो वेरी वेरी सिंपल, पहले ए पुट करो इसके अंदर। आप ए पुट करने का मतलब है साइन 30 और कॉस बी इक्वल टू में आएगा 1। आप मुझे बताओ क्या साइन 30 1/2 होता है? 100% 1/2 होता है। प्लस करेंगे इसके अंदर cos b इक्वल टू में लिखेंगे 1। फिर ये बनेगा cos b इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2, और फिर आप इसको लिख दोगे cos b इज ऑल्सो इक्वल टू 1/2। अब आप मुझे ध्यान से सोच कर बताओ कि cos की रेशो पर, cos के एंगल पर 1/2 की रेशो कब होती है? बच्चे कह रहे हैं सर जी 60 डिग्री लिख दो चुपचाप करके। बिल्कुल सही बात है भाई, गुस्सा काहे कर रहे हो? b की वैल्यू 60 आ गई, वेरी वेरी सिंपल। फिर आगे कहता है क्वेश्चन, क्या कहता है क्वेश्चन, अगर x की वैल्यू 2 साइन स्क्वायर थीटा है, y की वैल्यू 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 है, तो बताओ x प्लस वाई क्या होगा? वैल्यू पुट करो यार यहाँ पे सीधा सीधा। यह आएगा आपके पास 2 साइन स्क्वायर थीटा, y की जगह पे आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1।
इन फर्स्ट टू में से आप टू कॉमन ले लो, आपके पास वैल्यू बन जाएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोज स्क्वायर थीटा प्लस 1। साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 यानी कि 2 प्लस 1 बराबर 3। बताओ कोई दिक्कत है क्या यार? 3 इसका आंसर आ गया। 14 क्वेश्चन कहता है सर्कल का डायमीटर 42 है, फटाफट से यहाँ पे आर फाइंड कर लो। 42 का आधा यानी कि 21 सेंटीमीटर। इफ एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, यहाँ पे लिख दो चुपचाप से थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 है। देख रहे हो पाई कितना खतरनाक बनाया हुआ है इन्होंने। वट विल बी दी लेंथ ऑफ आर्क? अरे यार लेंथ ऑफ आर्क एल बतानी है, सिंपल सा फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 इंटू में 2 पाई आर। थीटा की वैल्यू पुट करो, 60 अपॉन में 360, पुट करते के साथ काट दो इसको, 60 बन जा 60, 66 जा 360, मल्टीप्लाई 2 इंटू में पाई की जगह पर 22/7 और आर की जगह पर 21। 7 से 21 कैंसिल हो गया अपना 3 पर, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, सब कटा गया, आंसर बना 22, यानी कि टोटल मिला के 22 सेंटीमीटर की लेंथ ऑफ आर्क है। वेरी वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 15 कहते हैं भैया हमने 12 सॉलिड स्फीयर बनाए हैं सेम रेडियस के बाय मेल्टिंग प्रोसेस। भैया जब भी मेल्टिंग प्रोसेस होता है ना, चुपचाप से आंखें बंद करके उसके अंदर वॉल्यूम का कंसेप्ट अप्लाई कर दो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्योंकि टोटल स्फीयर कितने हैं? 12 हैं, तो 12 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसके बराबर होंगे? जिसमें से आपने इनको बनाया है, तो आपने इसको सिलेंडर से बनाया है, विच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ओके, अच्छा, सिलेंडर के डायमेंशंस हैं डायमीटर 2 सेंटीमीटर, हाइट 16 सेंटीमीटर, हमें रेडियस चाहिए होती है, रेडियस बन जाएगी 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखो जरा वैल्यू पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि पाई को पाई रहने दो, पाई ओपन मत करना, आर स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर और एच यानी कि 16, तो आपके पास आंसर आ गया 16 पाई। यहाँ पे लिखोगे आप 12 मल्टीप्लाई स्फीयर की वॉल्यूम 4 अपॉन में 3 पाई आर क्यूब। ठीक है भाई, बार अच्छा आप यहाँ पे इसको क्रॉस कर दो, देखो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 4 जा 16, तो 16 पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस देखो कितनी है इसकी। क्वेश्चन कह रहा है कि रेडियस जो है वो बराबर है सबकी, रेडियस को रेडियस रहने दो, आर क्यूब रहने दो, तो आप यहाँ पे लिखोगे 16 पाई आर क्यूब बराबर में 16 पाई, 16 पाई कट जाएंगे, यानी कि आर क्यूब की वैल्यू आ गई भैया 1, यानी कि आर की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ आर की वैल्यू आ गई अपने पास 1। अगर आर की वैल्यू 1 है, क्वेश्चन कह रहा है आपको डायमीटर बताना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, डायमीटर बता देते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय आर, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी कि 2 सेंटीमीटर हमारा डायमीटर आ गया। हर स्फीयर का डायमीटर कितना है मेरे भाई? 2 सेंटीमीटर है। एकदम सिंपल क्वेश्चन। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी मेल्टिंग वाला वर्ड लिखा आएगा तो आप उसके अंदर वॉल्यूम का कंसेप्ट यूज करोगे, क्योंकि हम जब वॉल्यूम का कंसेप्ट यूज करते हैं, जब मेल्ट करते हैं, तो एक सॉलिड को पहले लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, और जब उसी लिक्विड को किसी दूसरी चीज में कन्वर्ट करेंगे तो लिक्विड की रेशो तो सेम रहने वाली है, इसलिए हम इसके अंदर वॉल्यूम लगाते हैं। 16 क्वेश्चन कहता है भैया डबलेट की प्रोबेबिलिटी बता दो अगर आप एक डाइस को 2 बार थ्रो करोगे। सिंपल सा आंसर है भाई, डबलेट होते हैं 6, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, 6 डबलेट होते हैं। 6 डबलेट कितने में से होते हैं? 36 में से होते हैं। 6 बाय 36 यानी कि 1 बटे में कितना आएगा? 6, 1 बटे में 6 आंसर आ गया। और वाला पार्ट कहता है भैया 52 टोटल कार्ड्स है, तो चुपचाप से इसके डिनोमिनेटर में लिख दो 52। इन 52 कार्ड्स में से ब्लैक क्वीन की प्रोबेबिलिटी बताओ। टोटल क्वीन 4 होती हैं, 2 रेड होते हैं, 2 ब्लैक होते हैं, तो हमें तो ब्लैक क्वीन चाहिए, तो 2/52, 2/52 यानी कि 1/26। वेरी वेरी सिंपल, एकदम सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। आइए आगे बढ़ेंगे। सेक्शन 2 हमारा स्टार्ट होता है। सेक्शन 2 मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला भैया केस स्टडी है, 4 क्वेश्चन आएंगे सेक्शन 2 के अंदर। टोटल आपको इसमें 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपको 5 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, इस बात का ध्यान रखना। मैं आपको भी सारे करवाऊंगा लेकिन पेपर में आपको 4 करने हैं, ठीक है। चलो, ये पहले हमें कुछ बता रखा है सनरूम के बारे में, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। डायग्राम शो द प्लान्स फॉर सनरूम। ये वाला डायग्राम ये सनरूम का डायग्राम है, ठीक है। इट विल बिल्ट ऑन द वॉल, हमने इसको हाउस की वॉल पे बनाया भैया।
4 वॉल्स ऑफ ए सनरूम, देखो एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली, ठीक है। आगे लिखा हुआ है द रूफ इज मेड, जो रूफ की जो हमने इसको ऊपर छत बनाई है वो इस तरह से बनाई है। 4 क्लियर ग्लास पैनल लगाए हैं, ये वाले 1 2 3 और ये वाला 4, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है 1 2 3 4, इसको हम बोल सकते हैं कि ये ट्रेपीजियम की शेप के हैं। देखो ऊपर आगे भी लिखा हुआ है ट्रेपीजियम शेप के हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पे ट्रेपीजियम शेप के हैं। फिर आगे लिखा हुआ है हमने एक इसके अंदर टिंटेड ग्लास पैनल लगाया हुआ है जो रेगुलर हाफ रेगुलर ऑक्टागन है। हाफ रेगुलर ऑक्टागन यानी कि ऑक्टागन में टोटल 8 इक्वल साइड होती हैं, अगर उसका हाफ करोगे तो 4 इक्वल साइड बन जाएंगी। ये वाली इसकी बात कर रहे हैं ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। हाफ है ना तो इसको बीसी को नहीं काउंट करते, हाफ यानी कि टोटल 8 साइड को हमने आधा कर दिया तो वो 4 साइड का ऑक्टागन हमने यहाँ पे डाला हुआ है, ऊपर टिल्टेड ग्लास पैनल लगाया हुआ है, ठीक है। ये इन्होंने इसका टॉप व्यू आपको दिखा रखा है, ये इन्होंने इसका फ्रंट व्यू दिखा रखा है। फ्रंट व्यू यानी कि ये चार वाली जो 4 साइडें हैं, जो आगे की 4 वॉल्स हैं वो आपको यहाँ पे दिखा रखी हैं, ठीक है भाई। चलो अब आगे बढ़े, इसका क्वेश्चन करें। आर यू रेडी? तो देखो क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे मैंने फिगर आपके सामने लिख दी है। क्वेश्चन कह रहा है, पहला पार्ट कह रहा है मिड पॉइंट बताओ। अगर जे और आई के कोऑर्डिनेट ये हैं तो आपको फिगर की जरूरत तो है नहीं इसके लिए भाई। मिड पॉइंट की वैल्यू होती है दिस प्लस दिस बाई 2, 9 प्लस में 6/2 15/2, 15/2 देखो कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ये अपना आंसर है। देखो भाई फिर सेकंड पार्ट में कह रहा है कि पॉइंट पी का आप डिस्टेंस बता दो वाई एक्सिस से कितना है। तो आप पहले देखो कि पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या है। पॉइंट पी यहाँ पे इधर आएगा, ये वाला पॉइंट पी है। इस पॉइंट पी का डिस्टेंस बताना है वाई एक्सिस से, यानी कि ये वाला डिस्टेंस होगा, जो मैं ये ब्लैक वाली लाइन बना रहा हूँ, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वाई एक्सिस से पॉइंट पी का। तो काउंट करो कितने बॉक्स हैं इसके अंदर, 1 2 3 और 4, टोटल 4 बॉक्स हैं। तो 4 बॉक्स यानी कि इसका आंसर आएगा 4। और आप यहाँ पे देखो इन्होंने ये लिखा हुआ है स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर 1 मीटर, तो लिखने में थोड़ा गड़बड़ हो गया है इनसे। आप यहाँ पे ऐसा करो, इसको लिखो स्केल ऑफ 1 बॉक्स। जो 1 बॉक्स का स्केल है वो कितना है, 1 मीटर का है, यानी कि 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर, तो आंसर बनेगा 4 मीटर। पॉइंट पी का वाई एक्सिस जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर है, ठीक है। इसी तरह देखो आप इस वाले क्वेश्चन में भी यहाँ पे चेंज कर लेना, 1 बॉक्स जो है वो 1 मीटर का है, ओके। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और एस पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बताओ। तो देखो ए पॉइंट ये रहा, यहाँ पर ये वाला ए पॉइंट है और यहाँ पर ये वाला एस पॉइंट है, एक सिंगल स्ट्रेट लाइन है, तो इनके बीच के बॉक्सेस काउंट करो कितने हैं, वही इसका डिस्टेंस है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, देर आर टोटल 16 बॉक्सेस, यानी कि 16 मीटर इसका आंसर होगा। 16 मीटर यानी कि सिर्फ और सिर्फ 16 है, ऑप्शन नंबर थर्ड में, तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर थर्ड। बहुत ही सिंपल है भाई। अब आप कहेंगे सर हमें ह- अ, अब आप कहेंगे सर हमने दूसरे वीडियोस भी देखे थे, उसके अंदर तो फॉर्मूला हमने अप्लाई किया था, काहे फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है मेरे भाई। वाई वी नीड टू यूज द फॉर्मूला। आगे इतने सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं उनके अंदर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इस सिंपल से क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाने की जरूरत क्या है। जस्ट हम बॉक्सेस काउंट करेंगे, आंसर आ रहा है 16, तो आप ऐसे कर लो सिंपल सिंपल यार, क्यों अपने माइंड को ज्यादा टेंशन देते हो आप लोग। फोर्थ पार्ट में कह रहे हैं भैया कोऑर्डिनेट बताओ, कोऑर्डिनेट बताओ, ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ जिन्होंने ए बी को 1:3 में डिवाइड करा हुआ है। अब देखो इसके अंदर हम फाइंड करेंगे कि क्या कोऑर्डिनेट है, ठीक है। ए और बी के कोऑर्डिनेट हमें चाहिए। ए पॉइंट यहाँ पर ये है, बी पॉइंट यहाँ पे ऊपर है, तो इसको देखेंगे कितने, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि यहाँ पे पॉइंट 8 है और यहाँ पे पॉइंट 1 है। तो मैं कह सकता हूँ जो ए का कोऑर्डिनेट है वो 1,8 है, बताओ। एक्स एक्सिस से 1 और वाई एक्सिस से 8, तो ए का कोऑर्डिनेट 1 8। इसके बाद बी का फाइंड करेंगे तो 8 को पहले ऊपर ले जाते हैं, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा। तो वाई एक्सिस से तो ये 10 यूनिट पे है, एक्स एक्सिस पे चेक कर लेते हैं कितना है ये। तो 1 2 3 4 5, यही वाली स्ट्रेट लाइन आ रही है ना नीचे। 2 मिनट जरा दोबारा करता हूं मैं इसको। यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो ऊपर 5 पे गया हुआ है,
यानी कि नीचे से 5 और यहाँ से 10। तो जो बी के कोऑर्डिनेट बनेंगे वो बनेंगे 5 और 10। तो अब आप यहाँ पे इसकी फिगर दोबारा बना लो। ए को आप यहाँ पे लिखो ऐसे करके 1 8 और बी को आप यहाँ पे ऐसे करके लिखो 5 10। इनके बीच में एक पॉइंट प्लॉट करो और पॉइंट क्वेश्चन में दे नहीं रखा कौन सा है, तो मान लेते हैं कि वो पॉइंट एक्स है और हमें रेशो दे रखी है 1:3। इसके अंदर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला लगना है। तो मान लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे ए और बी। तो लिख देते हैं ए की वैल्यू होती है mx2 यानी कि 1 × 5 nx1 यानी कि 3 × 1 डिवाइडेड बाय दोनों का सम, रेशो का सम 1 + 3। इसी तरह b इज इक्वल टू my2 यानी कि 1 × 10 ny1 यानी कि 3 × 8 डिवाइडेड बाय m + n। अगर हम m + n करेंगे, रेशो का सम करना है 1 + 3, तो आपके पास यहाँ पर ये वैल्यू बनेगी 5 प्लस में 3 डिवाइडेड बाय 4, टोटल मिला के या आपके पास आंसर बन जाएगा 8/4 यानी कि 2। जरा चेक करो ऑप्शन में 2 दिया हुआ है कहीं पे, देखो यहाँ पे एक तो सेकंड में है 2.0 और एक फोर्थ में है 2.0। अब हमें आगे भी सोल्व करना पड़ेगा। तो ये बनेगा 1 × में 10 10, 3 × में 8 24 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, 10 + 24 बन जाएगा अपने पास ये 34 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ हम एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। 10/4 प्लस में 24/4। 10/4 करेंगे तो 2.5 आएगा, 24/4 करेंगे यहाँ पे 4, 24/4 करेंगे 6 आएगा, प्लस करेंगे तो 8.5 आएगा। देखो कैलकुलेशन है, जैसे आप करना चाहो वैसे कर सकते हो। आंसर बनेगा इसका 8.5। 8.5 यहाँ पे ये फोर्थ ऑप्शन में है, तो कंफर्म आंसर आएगा इसका 2.0 और 8.5। ठीक है भाई, हमने क्या करा, हमने ग्राफ में से ए और बी के पहले कोऑर्डिनेट फाइंड करे, उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला लगाया, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया। चलिए देखिए इसका फिफ्थ पार्ट। हम फिफ्थ पार्ट पे आ गए हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि इस क्वेश्चन के आपको टोटल कोई से भी 4 पार्ट सोल्व करने हैं, चाहे आप 1 2 3 4 करो, कोई से भी आपको बस 4 सोल्व करने हैं। पांचवे पे हम आ गए हैं। पांचवा कह रहा है कि भैया एक्स वाई जो है वो इक्वी डिस्टेंट है क्यू और एस पॉइंट से, तो आप बताइए कि इनमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो देखो यहाँ पे मान लेते हैं एक पॉइंट पी है, पी ही पॉइंट ले लेते हैं। पी पॉइंट है एक्स वाई, पी पॉइंट का डिस्टेंस Q से और पी पॉइंट का डिस्टेंस S से इक्वल है। S के कोऑर्डिनेट है 17 और 8 और Q के कोऑर्डिनेट है 9 और 8। तो आप इसके अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दो कि PQ की वैल्यू बराबर है PS की वैल्यू के। यहाँ पे PQ की वैल्यू लिखो स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस में 9 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस में 8 का होल स्क्वायर इक्वल टू दोबारा से स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस में 17 का स्क्वायर प्लस y माइनस में 8 का स्क्वायर। मैं पेन कलर चेंज करता हूं, कैलकुलेशन इजी है ये वाली। देखो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, y माइनस 8 का स्क्वायर, y माइनस 8 का स्क्वायर पूरा कंप्लीट कैंसिल होगा। आपके पास वैल्यू बचेगी x माइनस 9 का स्क्वायर। एक यहाँ पर ये बचेगा, इसको यहाँ पे लेके आ जाओ, माइनस बना दो, यहाँ छोड़ो माइनस भी मत बनाओ। x माइनस 9 का स्क्वायर इक्वल टू में x माइनस में 7 का स्क्वायर। इसके बाद आप देखो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 81 माइनस 2 इंटू ए इंटू बी यानी कि 18x विच इज इक्वल टू यहाँ पर भी a माइनस बी का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में 289 माइनस में 17 इंटू में 234, तो 34x। यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 34 को अपोजिट साइड ले जाओ तो बन जाएगा 34x माइनस में 18x इक्वल टू आपके पास 289 सेम रहेगा और प्लस का 81 यहाँ पर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, 9 में से 1 माइनस करेंगे 8 बन जाएगा, 8 में से 8 0, 2 का 2 सेम, 14 में से 8 करेंगे तो 6, यहाँ पे x और 14 में से माइनस करा तो 2 - 1 करेंगे 1, विच मीन्स x इज इक्वल टू 208 डिवाइडेड बाय 16। तो आप इसको 16 के टेबल से कट कर सकते हैं, ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 16। सबसे पहले तो 1 पे कटेगा, 16 1 जा 16, 20 में से 16 जाएंगे 4, 4 8 48 यानी कि 3 पे 48 आएगा, तो x बराबर 13। x बराबर 13 को आप ऐसा करके लिख सकते हो x माइनस 13 बराबर 0। तो x माइनस 13 बराबर 0 देखो कहां पर है, ये रहा ऑप्शन नंबर 2 में। तो इसके लास्ट वाले पार्ट का आंसर क्या आ गया, x माइनस 13 इक्वल टू 0।
ठीक है भाई, अगर मैं आपको इस क्वेश्चन में अपना सजेशन देना चाहूँ, अगर मैं अपना पॉइंट रखना चाहूँ, तो ये वाला क्वेश्चन 1 नंबर में होना नहीं चाहिए, क्योंकि इसके अंदर कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है। तो ये वाला क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग 2 नंबर में होना चाहिए था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने आपको सॉल्व करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, ये आपका सिमिलर ट्रायंगल के चैप्टर से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको बेसिकली बताया गया है कि स्केल फैक्टर क्या होता है। स्केल फैक्टर यानी कि वो रेशो की बात कर रहे हैं, और सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं आप जानते हैं। सिमिलर फिगर्स की का मतलब होता है सेम टू सेम ऑब्जेक्ट लेकिन डिफरेंट साइज। देखो जैसे इन्होंने यहाँ पे ये ऑरेंज वाला ट्रायंगल बनाया हुआ है, फिर इसी के साइड को रिड्यूस करते हुए इन्होंने यहाँ पे छोटा ट्रायंगल बनाया हुआ है, तो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। उसके बाद आपको इस क्वेश्चन के अंदर बताया हुआ है कि अगर हम इस वाली फिगर को रोटेट कर दें, टर्न कर दें, तो ये दोनों आपस में सिमिलर बन जाती हैं। एक और चीज आपको बता रखी है कि अगर आप इस ट्रायंगल को फ्लिप कर दें, एकदम ऐसे फ्लिप कर दें, तो वो वाला भी एक सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट बन जाता है। या फिर इन्होंने ये बता रखा है कि अगर आप एक ट्रायंगल को सेम टू सेम साइज और शेप में उठा के नीचे ले आए, ट्रांसलेशन कर दें, ऊपर से उठा के नीचे ले आए, ट्रांसलेशन कर दें, तो भी वो सिमिलर कंसेप्ट के अंदर आता है। ये इन्होंने लिखा हुआ है कि अगर दो ऑब्जेक्ट सिमिलर हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि भैया वो रीसाइज की वजह से है, फ्लिप की वजह से है, या फिर टर्न की वजह से। रीसाइज यानी कि ऊपर उठा के नीचे ले आए, टर्न फ्लिप यानी कैसे, जैसे ये रिफ्लेक्शन ऑफ फ्लिप था वो वाला, टर्न यानी कि सबसे ऊपर वाला रोटेशन वाला। चलो देखो यार, करते हैं इसका ए पार्ट। फर्स्ट पार्ट कह रहा है हमने एक बोर्ड का मॉडल बनाया और उसका हमने स्केल फैक्टर लिया है 1:4। हमने इसका स्केल फैक्टर ले रखा है 1:4। अब क्वेश्चन, इस वाली लाइन को छोड़ो, ये वाली लाइन बेकार है, ये टोटल मॉडल की लेंथ बता रखी है, आप उसको मत देखो, आगे देखो इधर। फुल साइज ऑफ द बोट हैज ए 60 सेंटीमीटर वाइड। ठीक है, ये वाली ओरिजिनल बोट है, इस ओरिजिनल बोट की जो विड्थ है वो 60 सेंटीमीटर है, तो ओरिजिनल बोट तो ये है, दिस इज द ओरिजिनल बोट। और ये जो हमने मॉडल बनाया है, ओरिजिनल बोट की वैल्यू अगर 4 है, तो हमने उसको 1 लेकर 1 एज्यूम करके अपना मॉडल तैयार करा। मॉडल आप ये देख सकते हैं, मॉडल ये है। तो क्वेश्चन कह रहा है जो ओरिजिनल है ना, जो ओरिजिनल विड्थ है वो 4 ना होकर 60 है। तो आपको बताना है कि मॉडल की विड्थ हमने कितनी ली होगी। तो आप देखो कि 4 से 60 पर आने के लिए हमें 15 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 इंटू 15 इक्वल टू 60। इसी तरह यहाँ पर भी आप मल्टीप्लाई कर दो 15, सो 1 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल टू 15। तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 3, 15 सेंटीमीटर, यानी कि 60 सेंटीमीटर की विड्थ को हमने मॉडल बनाते टाइम 15 सेंटीमीटर कंसीडर करा होगा। देखिए फिर हमें इसके बी पार्ट में बताना है विच व्हाट विल इफेक्ट द सिमिलैरिटी ऑफ एनी टू पॉलीगन। इस क्वेश्चन का मतलब ये है मेरे भाई, अगर हम दो ट्रायंगल को सिमिलर करते हैं, ट्रायंगल भी एक तरह का पॉलीगन ही होता है, 3 साइडेड पॉलीगन होता है ट्रायंगल। तो अगर हम उस ट्रायंगल को सिमिलर करते हैं, तो गिवन ऑप्शन में से उस ट्रायंगल की सिमिलैरिटी को कौन इफेक्ट करेगा, यानी कि वो कुछ ऐसा करने से वो ट्रायंगल सिमिलर नहीं होंगे, वो हमें बताना है। तो मैंने आपको अभी इस वाले पेज पे रीड करवाया था कि रोटेशन और टर्न से भी वो सिमिलर होते हैं, ये ट्रायंगल का ही एग्जांपल ले रखा है। फ्लिप करने से भी दो ट्रायंगल सिमिलर रहते हैं, और ट्रांसलेशन करने से भी दो ट्रायंगल सिमिलर रहते हैं। आप ये ध्यान रखना, रिफ्लेक्शन को भी हम मिरर इमेज कहते हैं, आपने पढ़ा होगा। रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो नोन एज मिरर इमेज, यानी कि रोटेशन होगा तब भी वो सिमिलर होगा, मिरर इमेज बनाओगे या फिर रिफ्लेक्शन डालोगे तब भी वो मिरर सिमिलर होगा, और अगर ट्रांसलेशन करोगे तो भी वो सिमिलर होगा। लेकिन हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिससे कि ट्रायंगल की सिमिलैरिटी हट जाएगी। तो देखो भाई, इस वाले से तो नहीं हटेगी, फ्लिप करने से सिमिलैरिटी नहीं हटेगी, स्केल फैक्टर को चेंज करने से सिमिलैरिटी नहीं हटेगी। स्केल फैक्टर चेंज करने का मतलब है पहले रेशियो 1:t आपने सोची थी, लेकिन जब आपने इसको सिमिलर करा, जब आपने सिमिलर ऑब्जेक्ट बनाया, तो आपने 1:4 की रेशियो ले ली, तो कोई दिक्कत नहीं है, रेशियो चेंज करने से सिमिलर रहने वाला है। ट्रांसलेटेड यानी कि वही ट्रांसलेशन वाला सिमिलर रहता है। यहाँ पे लिखा हुआ है दे आर नॉट मिरर इमेज, हमने अभी पढ़ा कि मिरर इमेज होता है तो वो सिमिलर होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर नॉट, देयर आर नो मिरर इमेज, तो ये तो गलत है, मिरर इमेज वहां पर होती है, देयर इज अ मिरर इमेज, तभी तो वो सिमिलर होता है। तो अगर यहाँ पे लिखा हुआ है देयर इज नॉट मिरर इमेज, इसका मतलब है कि ट्रायंगल सिमिलर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नॉट मिरर इमेज का मतलब ये है कि अगर आपने यहाँ पे इस तरह से ट्रायंगल बना रखा है, तो आपने इसकी मिरर इमेज नहीं बनाई, आपने इस तरह से करके कुछ भी छोटा मोटा टेढ़ा मेढ़ा बना दिया, तो इसकी वजह से ट्रायंगल जो है वो सिमिलर नहीं हुआ। ठीक है भाई।
अच्छा, सी वाला पार्ट कहता है अगर दो ट्रायंगल को सिमिलर करें और उनका रेशो A:B रहा हो, स्केल फैक्टर A:B रहा हो, तो बताओ कौन सा सही है। सबसे पहले दे रखा है रेशो ऑफ पेरीमीटर क्या 3A:B होता है, जी नहीं, बिल्कुल गलत है। पेरीमीटर की रेशो A:B रहती है। क्या ऑल्टीट्यूड की रेशो A:B होती है, 100% सही है, ऑल्टीट्यूड की रेशो A:B रहती है। क्या मीडियन की रेशो A/2:B होती है, गलत है भाई, इसकी भी रेशो A:B होती है। क्या एंगल बायसेक्टर की रेशो A²B² होता है, ये भी गलत है भाई, एंगल बायसेक्टर का रेशो भी A:B रहता है। तो हमारा जो करेक्ट है वो कौन सा है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, ऑल्टीट्यूड का रेशो A:B होता है। ठीक है, डी पार्ट देखो, डी पार्ट इसी के जैसा एग्जांपल आपको आपके एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा। आपको इसके अंदर शैडो ऑफ ट्री फाइंड करनी है। तो शैडो ऑफ ट्री फाइंड करने के लिए हमें हाइट ऑफ ट्री दे रखी है 12.5 मीटर, स्टिक की हमें हाइट दे रखी है 5 मीटर और शैडो दे रखी है 2 मीटर। देखो हाइट को हाइट से डिवाइड कर दो, 12.5 को 5 से डिवाइड कर दो और शैडो को शैडो से डिवाइड कर दो। ट्री की शैडो फाइंड करनी है तो ट्री की शैडो एस को डिवाइड कर दो स्टिक की शैडो से, स्टिक की शैडो है 2। ये पॉइंट रिमूव करो, 50 बन जाएगा, 2 1 जा 2, 2 25 जा 50, 25 1 जा 25 और 5 जा 125। एस की वैल्यू आ गई 5 मीटर, शैडो ऑफ ट्री इज 5 मीटर। ई पार्ट कह रहा है अगर आपने इसको, ये जो एक हमने ये जो हाउस बना हुआ है, अगर हम इस हाउस को इस शेप में कन्वर्ट कर दें तो पूरा हमें क्वेश्चन में दे रखा है, जरा आप क्वेश्चन को जरा पढ़ लो एक बार ध्यान से। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद क्वेश्चन की डिमांड है कि बताइए EF की वैल्यू क्या होगी। तो आप यहाँ पे सबसे पहले ये देखो जो F है वो मिडल में है BT के मिडल में है, यानी कि F जो है वो मिड पॉइंट है। इसी तरह जो E है ये भी मिड पॉइंट है। तो आप ये वाला ट्रायंगल देखो ABT वाला, ABT वाले ट्रायंगल के अंदर E और F जो है वो दोनों मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट थ्योरम कहती है जो इस EF की वैल्यू होगी वो इसकी अपोजिट साइड का हाफ होगी। तो EF के अपोजिट में है 12, तो आपका आंसर बनेगा हाफ ऑफ 12। हाफ ऑफ 12 करेंगे आंसर आएगा 6, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड। तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर 5 पार्ट्स दे रखे थे, मैंने आपको सारे करवा दिए। हो सकता है कि आपको इस वाले में डाउट हो, इसके बी वाले में डाउट हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं, तो हम इस बी वाले को अटेम्प्ट नहीं करेंगे, बाकी के जो 4 हैं वो इजी हैं, बाकी के चारों को अटेम्प्ट करेंगे, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। वेरी वेरी सिंपल। फिर देखो भाई क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो चैप्टर नंबर 2 पर बेस है, पैराबोलिक शेप के ऊपर बेस है। आपको ये एक फिगर दे रखी है, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं रेड पेन चला रहा हूँ, ये वाला एक पैराबोला शेप है। और इसी तरह अगर यहाँ पे देखें ये भी एक पैराबोला शेप है। ठीक है, इन्होंने इसको बोला हुआ है पैराबोला शेप है। और आप यहाँ पे थोड़ा देखें तो दिस इज ऑल्सो ए पैराबोला शेप, इस तरह से ऐसे थोड़ा स्लाइड जा रहा है ये, है ना, इस तरह से ऐसे स्लाइड जा रहा है, तो वो भी एक पैराबोला शेप है ना। तो पैराबोला के बारे में क्वेश्चन दिया हुआ है, जरा ध्यान से देखते हैं क्या कह रहे हैं। ये दो वर्टेक्स आपको बता रखे हैं, ऊपर ऊपर हो नीचे हो। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से कह रहा है भैया, अगर हाईवे जो है वो इस वाली इक्वेशन से रिप्रेजेंट होता है तो इस वाली इक्वेशन के आपको जीरोस बताने हैं। क्वेश्चन कितना घुमा के दिया हुआ है, सीधा पूछ लेता भैया जीरोस बता दो क्या है। तो देखो अगर हम इसके जीरोस को फाइंड करेंगे तो हमें इस 8 के फैक्टर बनाने हैं जिससे कि -2 आ जाए। तो आप और मैं दोनों जानते हैं इसकी वैल्यू बनेगी x² माइनस 2x प्लस 2x माइनस 8। जीरोस को फाइंड करना है तो इक्वेट करेंगे जीरो से। फर्स्ट 2 पार्ट्स में से कॉमन लेंगे तो x कॉमन आएगा, ब्रैकेट में x माइनस 4 आएगा। नेक्स्ट 2 पार्ट्स में से हम प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे, वैल्यू बचेगी x माइनस 4 इक्वल 0। आप लिख सकते हैं इसको x माइनस 4 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस 4 0 है तो x की वैल्यू 4 है, और अगर x प्लस 2 की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू -2 है। तो जरा चेक करो प्लस का 4 और माइनस का 2 कहां पर है, प्लस का 4 और माइनस का 2 देखो ये रहा, सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, बी पार्ट में कहता है भैया अगर हम हाईवे ओवरपास को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो नंबर ऑफ जीरोस जो आप फाइंड करोगे वो किस एक्सिस पर फाइंड करोगे। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, अगर हम नंबर ऑफ जीरोस को फाइंड करते हैं तो वो हम एक्स एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट्स को लेते हैं। जैसे देखो अगर हाईवे कुछ इस तरह का है तो अगर हम ये इस तरह यहाँ पे इस तरह से हाईवे बनेगा, ये तो है ना, ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस है, तो जो इसके जीरोस निकलेंगे वो एक ये हो जीरो होगा और एक ये जीरो होगा। अगर मैं इसको मानूं उल्टी शेप में रिवर्स कर दूं
तो इसके जीरोस ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस है, तो इसका एक इंटरसेक्शन पॉइंट ये रहा, दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट ये रहा, तो एक्स एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट लेते हैं, यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंटरसेक्ट ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है। फिर कह रहा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के ग्राफ को क्या कहते हैं, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के ग्राफ को कहते हैं भाई पैराबोला। वेरी वेरी सिंपल। फिर इसके डी पार्ट में कहता है भैया, अगर हम हाईवे के ऊपर एक जीरो को 6 ले लेते हैं, यानी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के अंदर एक जीरो की वैल्यू 6 है, एक जीरो की वैल्यू 6 है, एंड सम ऑफ जीरोस की वैल्यू 0 है। आप यहाँ पे ये देखो, एक जीरो की वैल्यू यानी अल्फा की वैल्यू 6 है। मान लेते हैं बीटा अपने पास कुछ है नहीं, तो बीटा फाइंड करेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर इनको प्लस करा जाए, अल्फा प्लस बीटा 0 है, तो अल्फा अगर 6 है और हमें बीटा चाहिए, तो मैं कह सकता हूँ कि जो बीटा की वैल्यू है वो -6 है। से यस और नो। अल्फा 6 है तो बीटा -6 है, क्योंकि दोनों का सम 0 है, तो हमें बताना है कि कौन सी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनेगी। तो देखो, आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोस चाहिए और प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस चाहिए। अब आपको यहाँ पे सम ऑफ जीरो तो दे रखा है अल्फा प्लस बीटा 0, तो आप यहाँ लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस में 0 मल्टीप्लाई एक्स। प्रोडक्ट हमारे पास है नहीं, तो इस अल्फा को और इस बीटा को मल्टीप्लाई कर दो। 6 को -6 से मल्टीप्लाई करोगे -36 बनेगा, तो आप यहाँ पे लिख दो माइनस में 36। इसको पूरे को सोल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर -36 आंसर बनेगा, यानी कि आंसर बन जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2, एक्स स्क्वायर -36। सिंपल है भाई। फिर कह रहा है नंबर ऑफ जीरोस बताओ इस पोलिनोमियल के। अरे भाई डिग्री 2 है ना, हाईएस्ट डिग्री इसकी 2 है, तो अगर हाईएस्ट डिग्री इसकी 2 है तो इसके नंबर ऑफ जीरोस पे कितने होंगे, 2 होंगे। वेरी वेरी सिंपल भाई। 20 क्वेश्चन रेस के ऊपर है, चलो देख लेते हैं रेस का क्वेश्चन क्या है। वैसे ये चैप्टर नंबर 14 पर डिपेंडेंट है, ठीक है। चैप्टर नंबर 14 पर डिपेंडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और उनका टाइम आपको दिया हुआ है। आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन कह रहा है मीन बताओ। देखो यार, ये वाला क्वेश्चन ना पेपर में नहीं आना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन मीन बताओ, मीन फाइंड करने के क्वेश्चन 3-3 नंबर 4-4 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। ये 1 नंबर के क्वेश्चन में मीन फाइंड करवा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, अब करवा रहे हैं तो फाइंड कर देते हैं। तो मेरे दोस्तों, मीन को फाइंड करने के लिए आप लोग फटाफट से पहले मीन वाली टेबल कंस्ट्रक्ट करो एकदम तेजी में। यानी कि आप सबसे पहले फाइंड करो सी एफ सी आई कितना है। सी आई के बाद यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नोट करो, एकदम फटाफट करो तेजी में, एकदम फटाफट स्पीड से। देखो जी, आपने यहाँ तक कर लिया, तो यहाँ तक करने के बाद यहाँ पे इसका फाइंड करो टोटल। तो टोटल आप इस फ्रीक्वेंसी का टोटल फाइंड करोगे तो 40 आएगा। फिर इसके बाद हम सबसे पहले फाइंड करेंगे x की वैल्यू। x का मतलब होता है क्लास इंटरवल की मिड वैल्यूज। तो 0 से 20 की मिड वैल्यू बनेगी 10, 20 से 40 की मिड वैल्यू बनेगी 30, 40 से 60 की मिड वैल्यू बनेगी यहाँ पर 50, 60 से 70 की मिड वैल्यू बनेगी 70, सॉरी 60 से 80 की मिड वैल्यू बनेगी 70, और 80 से 100 की मिड वैल्यू बनेगी 90। इनको फटाफट से मल्टीप्लाई कर दो यार, शॉर्टकट मेथड लगाने की जरूरत नहीं है, फटाफट fx मल्टीप्लाई कर लो। 8 को 10 से करोगे 80, 10 को 30 से करोगे 300, 13 को 5 से करोगे तो 650, 7 6 जा 42 तो 420, 9 3 जा 27 तो 270। इनको फटाफट ऐड करो, यहाँ पर तो जीरो ही रहेगा। 8 प्लस 5 करेंगे 13, 7 प्लस 2 करेंगे 9, 13 में 9 प्लस करेंगे तो 22, तो 2 नीचे और 2 ऊपर। 3 प्लस 2 करेंगे 5, 5 प्लस में 6 करेंगे 11, और 4 प्लस 2 करेंगे 6, 11 प्लस में 6 करेंगे तो 17। सो इट विल बिकम 1720। हमें मीन फाइंड करना है। बहुत बेकार है सीबीएसई वाले यार, 2-3 नंबर के क्वेश्चन को 1 नंबर में दे रखा है। मीन फाइंड करना है। 1720 डिवाइडेड बाय 40, 0 0 कैंसिल हो गया। 172 डिवाइडेड बाय 4, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 43 आंसर आया। 43 यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड। क्या कह सकते हैं भाई, अब होना तो नहीं चाहिए 1 नंबर में, क्या कह सकते हैं, अब दे रखा है तो हमने आपको करवा दिया। बी वाला पार्ट कहता है अपर लिमिट बताओ मॉडल क्लास की। मॉडल क्लास का मतलब होता है जिसके अंदर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 13 में है, तो ये मॉडल क्लास है। मॉडल क्लास का अपर लिमिट देखो यहाँ पे 60 है, तो 60 इसका आंसर आ गया। ठीक है भाई। सी पार्ट में कह रहा है अगर आप इसके अंदर CF टेबल बनाओगे, सॉरी बनाना नहीं है कुछ, आपको बताना है बस CF टेबल
को हम जब बनाते हैं तो उससे क्या फाइंड कर सकते हैं, तो भाई CF टेबल जो होती है वो मीडियन को फाइंड करने में हेल्प करती है ग्राफिकल मेथड में, जो हमारे सिलेबस में से डिलीट हो गया है। डी पार्ट कहता है भैया मीडियन क्लास और मॉडल क्लास के लोअर लिमिट का सम बताओ। तो आप पहले ये देखो इनकी मॉडल क्लास क्या है, अभी अभी हमने डिस्कस करा था। जो मॉडल क्लास है वो तो है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली क्लास, जो कि 13 बनी थी, और 13 की वजह से मॉडल क्लास बन गई थी 40 से 60। इसकी लोअर लिमिट की बात करें तो 40 है। अब मीडियन क्लास को फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे CF फाइंड करना पड़ेगा, तो 8 का 8 रहेगा, 8 प्लस 10 18, 18 प्लस 13 करेंगे तो 31, 31 प्लस 6 करेंगे 37, 37 प्लस 3 करेंगे 40। ये वाला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ मेरे भाई 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये 1 नंबर में दे रखा है इन्होंने, कोई बात नहीं चलो करते हैं अब। इसके बाद करेंगे 40/2, 40/2 यानी कि 20, 20 देखा जाए तो 20 आएगा इसके अंदर, और अगर 20 इसके अंदर आएगा तो इसकी मीडियन क्लास यही बन जाएगी। तो मीडियन क्लास इज ऑल्सो इक्वल टू में 40 से 60। आपको लोअर लिमिट चाहिए, लोअर लिमिट 40, इन दोनों की लोअर लिमिट को सम करना है यानी कि ऐड करना है। तो 40 प्लस 40 करेंगे, टोटल मिला के बनेगा 80। 80 है हमारे ऑप्शन नंबर थर्ड में, तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है भाई। इसका ई पार्ट कहता है कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 1 मिनट से पहले ही अपना मतलब 1 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने रेस कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे देखो जो टाइम है वो सेकंड्स के अंदर है। क्वेश्चन कह रहा है 1 मिनट, तो आप ये देखो 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं, तो 60 सेकंड्स होते हैं। तो 60 सेकंड से पहले कितने बच्चों ने कंप्लीट करा, तो 60 सेकंड से पहले यानी कि ये वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको ऐड करने हैं। 8 प्लस 10 प्लस 13, 8 प्लस 10 आएगा 18, 18 प्लस 13 आएगा अपने पास 31, ये 13 आएगा इधर, टोटल मिला के 31। तो ये आंसर आ गया ऑप्शन नंबर थर्ड। क्या बात है भाई, सभी पार्ट्स का आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड था। इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है पार्ट बी। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि हम पार्ट बी डिस्कस करेंगे सेकंड सेशन के अंदर। सो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वाला वीडियो पसंद आया है, फर्स्ट सेशन आपको पसंद आया है, तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दो। बहुत जल्द आपके साथ पार्ट बी लेकर आएंगे। सो दिस इज द टुडे सेशन। मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।